हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 17 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2026 के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 के बारे में। साथ ही नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में संपन्न हुई है इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में जो रैंकिंग आई है कि इंडिया की मोस्ट विमेन फ्रेंडली सिटी कौन सी है, सो हम ये देखेंगे। देन देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग ने जारी की है इसके बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ये। सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। What GDP growth rate has the United Nations projected for India in the current financial year according to the World Economic Situation and Prospectus 2026 report released by United Nations? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 जो है इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं 5.8%, 6.1%, 6.7% या फिर 7.2%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि 6.6% रहेगी इंडिया की ग्रोथ रेट। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशंस हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट 6.6% फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इन इट्स रिपोर्ट। So the growth is supported by resilient domestic consumption and strong public investment. Tax reforms and monetary easing are expected to provide additional near-term economic support. UN Economic Outlook is based on the World Economic Situation and Prospectus 2026 report और इसमें बताया गया है that India and Indonesia highlighted among major developing economies. Growth driven by domestic demand and policy measures. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो कि एक्सेस करती है ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड आउटलुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Institutions announced a strategic partnership to launch the Raisina Science Diplomacy Initiative 2026। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किन दो संस्थानों ने रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल 2026 जो है इसको शुरू करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इसरो, या फिर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के लिए किन दो इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
आप देख सकते हैं। So the Raisina Science Diplomacy Initiative 2026 was announced through a partnership between the Office of the Principal Scientific Advisor and the Observer Research Foundation. So this initiative will be held alongside the Raisina Dialogue from March 5th to 7th, 2026 in New Delhi. It aims to integrate science and technology discussions into global diplomacy and policy making. And also, this initiative focuses on emerging technologies such as AI, quantum, and deep tech. So, it promotes participation of India, and the global south also engages scientists, diplomats, and industry leaders. So, इन institutions की बात करें तो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, ये चीफ एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी, एंड इट इज करेंटली अ कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पोजीशन जिसको क्रिएट किया गया था 1999 में बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। सो भारत के पहले जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वर्तमान समय में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो हैं अजय कुमार सूद। इसके साथ ही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि स्थित है दिल्ली में। इसके अलावा इसके 3 और सेंटर्स हैं भारत में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1990 में, और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं संजय जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What export target did the center and states aim to achieve by 2030 during the National Textiles Ministers Conference held in Guwahati? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गुवाहाटी में आयोजित जो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन है उस दौरान केंद्र और राज्यों ने 2030 तक निर्यात का कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं 50 बिलियन US डॉलर, 75 बिलियन US डॉलर, 100 बिलियन US डॉलर या फिर 120 बिलियन US डॉलर। आपको बताना है कि सेंटर और स्टेट ने 2030 तक के लिए क्या टारगेट रखा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये टारगेट है 100 बिलियन US डॉलर का। आप देख सकते हैं The National Textile Ministers Conference in Guwahati focused on achieving 100 billion US dollar in textile exports by 2030. And during the conference, discussion focused on exports competitiveness and branding of textiles of India. So इस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस एरिया था वो था इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स एंड मार्केट एक्सेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो आप ध्यान रखेंगे नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में, और यहाँ पर टारगेट रखा गया है 2030 तक के लिए कि हम एक्सपोर्ट करेंगे 100 बिलियन US डॉलर टेक्सटाइल्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city topped the list of India's most women-friendly cities for 2025 in Avatar's Top Cities for Women in India report? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया रिपोर्ट में 2025 के लिए जो भारत
के सबसे महिला अनुकूल शहरों की सूची है, उनमें से कौन सा शहर है जो शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे। आपको बताना है हाल ही में आ, हाल ही में आई इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो मोस्ट विमेन फ्रेंडली सिटी है वो कौन सी है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये सिटी है बेंगलुरु। आप देख सकते हैं Bengaluru retained its top position as India's most women-friendly city in Avatar's Top Cities for Women in India 2025 report. So Bengaluru ranked number one with the highest city inclusion score in 2025, and it was followed by Chennai, Pune, Hyderabad, and Mumbai in the top five. So this ranking is based on social inclusion score and industrial inclusion score. सो आप ध्यान रखेंगे भारत में जो मोस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटीज हैं उनमें फर्स्ट प्लेस पर है बेंगलुरु, सेकंड है चेन्नई, थर्ड पुणे, फोर्थ हैदराबाद और फिफ्थ प्लेस पर है मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द नीति आयोग रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण। सो इस रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिपोर्ट equates internationalization primarily with the large scale outbound student mobility from Indian universities. And second, the report endorses the NEP 2020 concept of internationalization at home by strengthening domestic institutions while selectively enabling global economic integration. And third, the report recommends replacing existing higher education regulators with international accreditation agencies to improve global rankings. And fourth, the report views internationalization as a short term foreign exchange earning strategy rather than a structural reform tool. So, आपको बताना है कि हाल ही में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से संबंधित इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं सो नीति आयोग ने रिलीज किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, पोजिशनिंग इट एज अ की पिलर ऑफ एनईपी 2020 एंड इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल एजुकेशन हब बाय 2047. So, this report does not reduce internationalization to outbound student mobility. Instead, it warns against excessive dependence on mobility and focus on strengthening domestic capacity. So, the report strongly emphasizes internationalization at home, including curriculum reform, faculty collaboration, research partnerships, and selective global engagement in line with the NEP 2020. So, ये जो report है, it does not propose replacing Indian regulatory bodies such as UGC or AICTE with international agencies. It recommends ease of regulation within the existing framework, and the report frames internationalization as a long term strategy for quality enhancement, research depth, and soft power, not merely as a foreign exchange earning mechanism.
सो नीति आयोग जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्ले करती है एडवाइजरी एंड स्ट्रेटेजिक रोल वाइल इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट्स विद द मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's participation in the G7 Critical Mineral Ministerial Meeting is primarily significant because critical minerals are essential for which of the following strategic sectors? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि G7 की जो महत्वपूर्ण या G7 की जो महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें भारत की भागीदारी मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महत्वपूर्ण खनिज निम्नलिखित में से किस रणनीतिक क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। आपको बताना है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल हैं। आपके ऑप्शंस हैं डिफेंस सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एमएसपी ऑपरेशंस या फिर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये सबसे ज्यादा जरूरी है डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर्स के लिए। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव इज पार्टिसिपेटिंग इन द G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। So, this meeting focuses on securing global supply chains for strategic resources, and India highlighted that secure supply chains for critical minerals are essential for achieving the vision of Viksit Bharat. So, critical minerals such as lithium, cobalt, graphite, copper, and rare earth elements are vital for defense systems and semiconductors. And these minerals are also crucial for renewable energy technologies, electric vehicle batteries, and advanced manufacturing. So, आप ध्यान रखेंगे जो G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग है इसका आयोजन किया जा रहा है वॉशिंगटन डीसी में। और G7 जो ग्रुप है इसमें जो कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।